इसी दौरान में मेगाफोन पर पुलिस फोर्स का जाना पहचाना ऐलान किया जाने लगा। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हथियार नीचे सहन में फेंक दो और हाथ उठाकर बाहर निकलो। चंद सेकंड बाद फिर ऐलान दोहराया गया और इसके साथ ही इसे बाहर निकलने के लिए 5 मिनट की मोहलत दे दी गई। मैं सुप्रिटेंडेंट राणा साहब के पास पहुंचा, इन्हें एक तरफ ले जाकर इनसे बात की। मैंने कहा, राणा साहब, अभी मेरी फ़ोन पर इससे बात हुई है। वो हलीफा कहता है कि इस्तेमाल होने वाला माउजर पीर महदूम का था और इसे सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाना पड़ी। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहा है कि महदूम साहब की मौत पेट के जख्म से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम में ये बात साबित हो जाएगी। राणा साहब ने ज़हर लहजे में कहा, अगर गोली लगने के बाद महदूम को हार्ट अटैक हुआ है तो भी ये दफ़ा 302 का ही केस है और जिस गरीब ASI को गाड़ी के नीचे देकर मारा है इस बदबख्त ने, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सर, मैं इसके लिए कोई फेवर नहीं मांग रहा, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है अगर उसे मौके पर ही शूट ना किया जाए। राणा साहब की आंखों में तैश के सुर्ख लहरिए नजर आए। बोले, तुम भी जानते हो ताबिश, शूट कर देना कोई सजा नहीं होती। सजा तो यही होती है कि कातिल का ट्रायल हो और पल पल फांसी के फट्टे की तरफ जाए। बेफिक्र हो, हमने सिर्फ इसे पकड़ना है, मारना नहीं। मेरे पास इसका फ़ोन नंबर है, मैं इसे हथियार डालने पर आमादा करता हूँ। जो करना है जल्दी करो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होगा जी, लेकिन आप भी एहलकारों को जरा तहम्मुल का मशवरा दें। मैं इससे बात करता हूँ, करो करो। उन्होंने हाथ लहराया। मुझे अपने पेटी भाइयों को पता था और इमरान का भी। वो बिभर जाता तो घेरा डालने वालों को लेने के देने पड़ सकते थे। मैं फर्स्ट वीडियोज़ वाले केस में इसकी स्पिरिट और एग्जैजरेशन देख चुका था। मैंने एक बार फिर इससे फ़ोन पर रब्ता किया और इसे बताया कि वो अपने मामले को मजीद संगीन बनाने की कोशिश न करे और हथियार डालकर बाहर निकला है। लेकिन जब मैं इमरान से बात कर रहा था, अचानक डाक बंगले के पिछले हिस्से से हल्ला बोल दिया गया, शोरगुल सुनाई दिया। इसके साथ ही 2-3 फायर हुए। आवाज़ों से ही पता चल गया कि ये पुलिस वालों ने की है। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे जरिए इमरान को बातों में लगाकर इस पर छापा मारा गया। कॉल कर चुकी थी। अब डाक बंगले के सामने वाले हिस्से से पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं और इंस्पेक्टर जुबैर भी लपकते हुए अंदर चले गए। शिकस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा तो इमरान को एहलकारों के साथ गुत्थम गुत्था पाया। वो इसे राइफलों के बट्टों से मार रहे थे। फिर अचानक इमरान चिंगाड़ा, गाली ना देना। मैं कहता हूँ गाली ना देना। इसके साथ ही इसने जवाबी हमला कर दिया। एक एहलकार के हाथ से राइफल छीन और इसके दस्ते की जोरदार जरब एक फरबा अंदाम हवालदार के चेहरे पर लगाई। इसके जिस्म में बर्क से कूद गई और यह खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं तेज से इमरान और एहलकारों के दरमियान में आ गया। मैंने एहलकारों को रोकने की कोशिश की मगर वो भी दीवाने हो रहे थे। इनमें से 3-4 वही थे जो पीर महदूम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मैंने रोकने में नाकाम हुआ तो इमरान को धक्का देकर एक कमरे में पहुंचा दिया। मेरे इंस्पेक्टर जुबैर ने भी फुर्ती से एक कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मेरा एक और मातहत भी वहां पहुंच गया और हम दरवाजों के सामने खड़े हो गए। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से बच की। मैंने मुश्किल एहलकारों को पीछे हटा दिया। कुछ ही देर बाद हमारी मौजूदगी में इमरान की गिरफ्तारी अमल में आ गई। इसने मौजर भी मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त इमरान ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसने बड़ी खामोशी से एक तयशुदा कागज़ मेरी मुट्ठी में थमा दिया। इस कागज़ ने बाद में बहुत काम दिखाया। पीर महदूम की हलाकत चूंकि जिला गुजरावाला के हदूद में हुई थी, लिहाजा वो मुकामी थाने की तहवील में था। वहाँ राणा साहब की अमलदारी थी। इमरान पर कुछ तशद्दुद भी हुआ मगर SSP जमशेद साहब की फौरन मुदाखलत पर यह सिलसिला रुक गया। वैसे भी ऐसी मारपीट का इमरान पर ज़्यादा असर होने वाला नहीं था। इसे अपने से ज़्यादा फिक्र अपने दोस्तों ज़िया और विकी की थी। मैंने इसे तसल्ली दी कि ज़िया घर आ चुका है और विकी भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, दूसरी तरफ मुझे इत्तला मिली कि एक हफ्ते की ताहिर के साथ माहीन की शादी की तैयारी फिर से शुरू हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे शाम बुरी तरह चौंक गया और वह जल्द अज जल्द माहीन पर अपना कब्जा मुस्तहकम कर लेना चाहता है। दूसरी तरफ माहीन के अहले हाना भी यही चाहते थे कि ये काम जल्दी से निपट जाए। एक रात 2 बजे के करीब मुझे माहीन का फोन आया। अंदाजा होता था कि वो घर वालों से छुपकर बात कर रही है। इसने मुझसे इमरान का हाल हवाल पूछा। मैंने उसे बताया कि वो अभी गुजरांवाला पुलिस के पास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे लाहौर थाने मुंतकिल कर दिया जाए। वो दुखी लहजे में बोली, अंकल ताबिश, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इसकी जगह मुझे लॉकअप में बंद होना चाहिए था। प्लीज आप इसके लिए कुछ करें। जो कुछ हो सका माहीन जरूर करूंगा, बस तुम दुआ करो और बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अपने हालात पर तवज्जो दो। तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी जा रही है? वो बर्राई हुई आवाज में बोली, कभी सोचा भी नहीं था अंकल कि मेरी शादी ऐसे हालात में होगी। यूँ लगता है जैसे एक बहुत भारी कर्ज है जो अदा करने पर मजबूर हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता अंकल। वो मेरी वजह से लॉकअप में पड़ा है और मैं यहाँ रस्में निभा रही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से फंसता जा रहा है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले बताया है ना, महदूम वाले मामले में इसे रिलीफ मिलने का इम्कान है। अंकल कैसे मिलेगा रिलीफ? इसके हाथों जान गई है, वो हांसी हो गई। माहीन, इसने सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाई थी, लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है, 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। वो चंद सेकंड चुप रहने के बाद गोया हुई। लेकिन अंकल, वो ASI वाला मामला भी तो है जो कुछ ज्यादा खतरनाक है। इसे मैंने गाड़ी के नीचे दिया मगर इसकी सजा भी इससे मिलेगी। देखो माहीन, तुम्हें कहा है ना, तुम वहाँ खुद कॉल कहा ना करो। इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। बस तुम इसके लिए दुआ करो। इसे तसल्ली तशफ़ी देकर मैंने कहा तुम की वो गम के गहरे पानियों में महसूस होती थी। इसके अंदर जैसे कोई खामोश जंग चल रही थी। इस जंग को वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने पर मजबूर था कि इमरान जूनियर के सीने में मोहब्बत की जो खामोश पुकार मौजूद थी, इसे किसी न किसी तौर पर माहीन पर भी असर किया है।
मगर ये बात भी यकीनी थी कि वो एक बहुत मजबूत लड़की है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ एक और इत्तला ने मुझे सख्त उलझन में डाल दिया। मैंने इंस्पेक्टर जुबैर के जिम्मे ये काम लगाया था कि वो इस बात का पता करे कि जलो पार्क में इमरान और माहीन को हरासा करने वाले एहलकार कौन थे। हैरानकुन तौर पर यह साबित हुआ कि उस शाम तो एक VIP मूवमेंट की वजह से मज़कूरा इलाके में कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था, तो फिर कौन लोग थे जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ था? क्या वो यूनिफॉर्म वाला बंदा भी जाली पुलिस वाला था? इसके हवाले से मजीद छानबीन की जरूरत थी। अगले सप्ताह मुझे खबर मिल गई जिसका शिद्दत से इंतजार था। यह खबर लालपुली के मज़ार पर मरने वाले पीर मखदूम के हवाले से थी। मैंने इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जुबैर को 5 रोज से कोयटा के करीब नौशकी के इलाके में भेजा था और वहां से नहायत इंकशाफ अंगेज इतलात लेकर वो वापस आया था। अपनी गिरफ्तारी के वक्त इमरान ने जो एक तयशुदा कागज राजदारी से मुझे थमाया था वो दरअसल एक प्लाट के हवाले से कोई पुराना इकरारनामा था। इसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी टाई थी। इस कॉपी पर छोटी छोटी दाढ़ी वाली जिस शख्स की तस्वीर थी वो मखदूम से बहुत मिलता जुलता था। शनाख्ती कार्ड पर इसका नाम आबिद खान दर्ज था। ये कागज और इस तरह के चंद दूसरे कागज इमरान ने स्टोर रूम की अलमारी में देखे थे जहां वो 3 रोज से छुपा हुआ था। इमरान ने अपनी फोन कॉल में जो शक जाहिर किया था कि ये पीर मखदूम कुछ बरस पहले नौशकी के इलाके में रहता था और प्रॉपर्टी डीलर था, इस पर शायद 1-2 क्रिमिनल केस भी थे। अब इंस्पेक्टर जुबैर इस दूर दराज इलाके से जो इतलात लेकर आया था वो हद दर्जा तहलका हेज थी। पता चला कि पीर मखदूम का असल नाम आबिद खान है। ये तकरीबन 10 साल से बलूचिस्तान का रहायशी था और प्रॉपर्टी का काम करता था। वहीं पर एक तनाज़े पे इसने स्कूल हेडमास्टर को कत्ल कर दिया और इसके बाद एक डीलर की बजाय एक कातिल बदमाश के तौर पर सामने आया। इस पर कत्ल, अगवा और आबरू रेजी के 2-4 नहीं कमोबेश 3 मुकदमात दर्ज थे। बाद वो अचानक इलाके से गायब हो गया और सुबह की पुलिस लाख सर पटकने के बावजूद इसका सुराग न पास की। सुराग पाती भी कैसे? वो तो इस दूर दराज इलाके से बदले हुए रूप में यहाँ इस मज़ार पर चलाया था और अपनी होशियारी के सबब यहाँ 2-3 साल में ही से गद्दीनशी बनने का मौका मिल गया। अब इसकी गिरफ्तारी है। इसके बारे में इतला देने वाले के लिए 10 लाख की इनामी रकम का ऐलान मौजूद था। मैं ये सब कुछ फौरन अपने मेहरबान SSP जमशेद साहब के गोश गुजार कर देना चाहता था, मगर मुझे अपने पुराने ऑफिसर राना साहब के टेढ़ेपन का भी पता था। वैसे भी ये केस उनके दूध में था। मैंने बेहतर समझा कि इन्हें एतमाद में लेकर ये सब कुछ बताया जाए। फिर मखदूम की हिलाकत के बाद मकामी लोगों में इमरान के खिलाफ जो खतरनाक इश्तहार पाया जा रहा था, इसे कम करने में राना साहब और इनका एक बांझा अहम किरदार अदा कर सकते थे। मेरा ये फैसला अगले चंद दिनों में इमरान के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। मुझसर ये कि इन हैरानकुन इंकशाफात के बाद इमरान इस कत्ल से बरी जिम्मा हो जाता, बल्कि अगर कानून के मुताबिक चला जाए तो इसे इनामी रकम का हकदार भी समझा जा सकता था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नजर आ रहा था, इतना था नहीं। जो लोग हमारे यहाँ इंसाफ की मुश्किलात और पेचीदगी को जानते हैं, इन्हें मालूम है कि पुलिस की गिरफ्त में आए हुए अफराद को बेगुनाह होने के बावजूद इनके शिकंजे से निकालने के लिए कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं। लिहाजा मैंने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर राना साहब को नाम वही पर आमादा कर लिया। राना साहब का एक भांजा इंस्पेक्टर वहीद मुतलका थाने में इंचार्ज था और इसने मिजार के इर्द गिर्द होने वाली कार्रवाई में हिस्सा लिया था। जाली पीर मखदूम के हवाले से जो तहलका है इंकशाफात इमरान की जस्तजू की वजह हुए थे, उनका सारा क्रेडिट इंस्पेक्टर वहीद को दे दिया गया। बाअल्फाज दीगर अरसा दराज बाद इस खतरनाक मुजरिम को शिनाख्त करने वाली कारकर्दगी इंस्पेक्टर वहीद के खाते में डाली गई और यूं इसकी प्रमोशन वगैरह का रास्ता हमवार हो गया। नतीजे में इमरान को इस केस में 90% रिलीफ मिल गया। वो जमानत के बाद रिहा हो सकता था, मगर इससे भी बड़ा केस अब तक मौजूद था, ASI की हिलाकत का। बहरहाल मैं इमरान को गुजरांवाला से लाहौर पुलिस के पास लाने में कामयाब हो गया। जिस रोज पीर मखदूम वाले केस में इमरान की जमानत हुई, इससे अगले रोज मेरे घर में 2 अनचाहे मेहमान आदम के वो एक नई प्राडो गाड़ी में पहुंचे थे। ये माहीन का होने वाला शोहर हशाम और इसके बिजनेसमैन वालिद वहाब साहब थे। हशाम हमेशा की तरह जीन्स और जैकेट में था, बाल स्पाइक्स की शक्ल में थे। इसके वालिद निहायत कीमती 3 पीस सूट में मलबूस थे। हशाम आते साथ ही मुझ पर बरस पड़ा, अंकल मैं माही की वजह से आपकी इज्जत करता हूँ, आप अपनी इज्जत का ख्याल करें और जो काम कर रहे हैं इससे पीछे हट जाएं। मैं समझा नहीं, आप उस बास्टर्ड की पुश्त पनाही कर रहे हो। इसने माही को अगवा करने की कोशिश की, हमारे मुंह पर कालिक मिलनी चाहिए। एक फर्सनाश पुलिस मुलाजिम को बेरहमी से कत्ल किया इसने और आप अपने ओहदे के बलबूते पर इसे छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखो हशाम, तमीज के दायरे में रहकर बात करो, वरना मुझे भी भूलना पड़ेगा कि तुम माहीन के होने वाले शोहर हो। आप अपनी अफसरी की अकड़ दिखा रहे हो। अगर आपकी वजह से वो जानवर आजाद हुआ और इसने माही को या हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो आपकी ये अफसरी ना बचेगी और ना ही ये नौकरी। कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं हम, दिन में तारे दिखा देंगे। यू शट अप, मेरी छत के नीचे खड़े हो वरना मैं तुम्हें बताता। इससे पहले कि मैं मुंह फट हशाम को मजीद कोई जवाब देता, इसका वालिद मैदान में आ गया। हशाम को थोड़ा डांट कर पीछे हटाया, फिर मुझे गुस्सीली नजरों से देखकर बोला, ताबी साहब आग से मत खेलो, ऐसे बंदे की पुष्टपनाही मत करो जिसने हमारी बच्ची पर गलत निगाह डाली है और हमारा और हमारी बच्ची का मुजरिम है। बेहतर यह है कि तुम इसके लिए कानून को अपना रास्ता अपनाने दो। कानून ही रास्ता अपना रहा है और बनाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम भी कानून को चलने दिया जाता है या नहीं। वार्निंग देकर वो दोनों दनाते हुए बाहर चले गए, जहां इनके 2 गार्ड्स मुस्तैद खड़े थे। मैं सोचता रह गया, माहीन के घर वालों को तो हकीकत मालूम थी, मगर इसके ससुरालियों को यह पता नहीं था कि वो जिसको अगवाकार और कातिल कह रहे हैं वही है जिसने बड़े हौसले से माहीन की बिला अपने सर ले रही थी और जेल से बचाकर उसे सुहाग की सेज की तरफ बढ़ा रहा है। वो एक जरूरतमंद बाप का जरूरतमंद बेटा है। वो तो गैरों के दुख भी समेट लेता था, माहीन के लिए तो फिर इसके दिल में जज्बात मौजूद थे। प्यार मोहब्बत, वही अलमिया कहानी
जो हर रोज हर जगह बिखरी नजर आती है। मीडिया पर यह मामला और ही रंग इख्तियार कर चुका था। पब्लिक में भी शोर था कि बेगुनाह पुलिस मुलाजिम को ताकत के नशे में गाड़ी के नीचे कुचलने वाले को करार वाकई सजा दी जाए। इस सिलसिले में जो एक दो वाकयात पहले हुए थे, इनकी वजह से भी मामले को शोहरत मिली। बाप बेटे के जाने के थोड़ी देर बाद इमरान के दोस्त ज़िया का फोन आया। थाने में मारपीट की वजह से इसकी नाक पर चोट आई थी, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ अभी भी नज़ला ज़दा महसूस होती थी। इसने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि विकी भी छूट कर घर आ गया है। मैंने कहा देखो, तुम्हें कितना कहता रहा कि संभल कर रहो और इमरान को भी संभालो, मगर तुम लोगों ने नहीं सुनी। अब सबको भुगतना पड़ा है। मगर ये भी याद रखो कि बला अभी टली नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। मैंने चंद सेकंड्स के इंतजार के बाद हेलो हेलो कहा तो अंदाजा हुआ कि वो रो रहा है। क्या बात है ज़िया? लंबे तवक्कुफ के बाद वो बर्राई हुई गंभीर आवाज़ में बोला, अंकल जी पता नहीं कि मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए या नहीं, मगर मैं रह नहीं सकता। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इमरान भाई कभी लड़कियों के पीछे नहीं रहे। शायद लड़कियां ही पीछे रही होंगी, मगर वो मिस माहीन से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसे इश्क कहना चाहिए। वो जाहिर नहीं करते, मगर मुझे अंदाजा है कि वो इस मामले में कितनी दूर जा चुके हैं। मैंने जिन जलाकर कहा ये सब कुछ बताकर अब क्या चाहते हो? मेरे अंदाज ने इसे चुप सा करा दिया। इसकी आज़ूदगी देखकर मैं जरा नर्म रवैया इख्तियार करने पर मजबूर होगा। देखो ज़िया, ये बात तुमने मुझसे कह दी है, अब किसी और से ना कहना। ये आग से खेलने वाली बात होगी। बस ध्यान में ये बात रखो, इसी महीने उसकी शादी हो रही है और इसकी मर्जी से हो रही है। मैंने कॉल काट दी। ASI सलीम की हलाकत वाले केस से इमरान की जान आसानी से छूटने वाली नहीं थी। जिस वक्त ASI कुचला गया था, इमरान ड्राइविंग सीट पर नहीं था। हवालात में मैंने इमरान को बताया कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। इसने बेहद संजीदगी से कहा, चाचू जो कुछ होना था हो चुका। अब आपको अपने मरे हुए दोस्त की कसम है कि इस बात को इसी तरह रहने दें। इसकी शादी सर पर है, कोई गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा और इसके हाथमे के लिए मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। ये जो कुछ भी हुआ है आखिर तो मेरी ही बचकाना हुआ इसका नतीजा है ना। मुझे भी ये परेशानी थी कि अभी नाके पर होने वाले हादसे की फुटेज नहीं मिल सकी। लगता यही था कि इसे दानिस्ता ओझल किया गया है। दूसरी तरफ ये मुहिम्मा भी हल नहीं हुआ था कि जलोबाग में वो जाली पुलिस वाले कौन थे जिन्होंने इमरान और माहीन को डराया धमकाया था और अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। डिनर में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। जबरदस्ती दूध का गिलास पीकर मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर दराज हो गया। निगाह सीधी सामने मरहूमा शरीक हयात सरवत की तस्वीर पर उड़ी। जब भी मैं इसका चेहरा देखता था, 1.5 साल पहले वाले सारे दिलदोज मनाजिर आंखों के सामने आ जाते। मुझे एहसास हुआ कि इमरान वाले संगीन मामले की वजह से जाली अद्वियात वाले केस से एक बार फिर मेरी तवज्जो कम हो गई है। 3 हफ्ते पहले मैंने इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जुबैर को अब्टाबाद भेजा था। इसने थोड़ी बहुत पेशरफ्त भी की थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस काम का तसलसल टूटना ही नहीं चाहिए। मैंने इसी वक्त फोन पर जुबैर से बात की और तफ्तीश जारी रखने का कहा। हमारा टारगेट इस फर्द या अफराद का सुराग लगाना था जिन्होंने ऐन मौका पर जाली दवाओं की एक फैक्ट्री के मालिक को कत्ल करके बाकी सेटअप का सुराग मिटा दिया था। फोन कॉल के आखिर में इंस्पेक्टर जुबैर ने मुझसे कहा, सर आपको थाने में फोन कर लेना चाहिए था। इमरान साहब को कल से तेज बुखार है, सुबह कैब भी हुई थी, तुमने मुझे बताया नहीं। उन्होंने खुद बना किया था, कहते थे वो परेशान हो जाएंगे। इमरान के 10 रोज़ा रिमांड में अभी 2 रोज बाकी थे। उम्मीद यही थी कि मजीद रिमांड नहीं होगा और उसे जुडिशियल कर दिया जाएगा। मैंने मुतलका थाने को फोन किया। इंचार्ज ने जरा पसोपेश के बाद इससे मेरी बात करा दी। इसकी आवाज़ बता रही थी कि वो तेज बुखार की हुनूदगी में है, ताहम इसने खुद को हशाश बशाश जाहिर करने की कोशिश की। मेरे सवाल के जवाब में बोला, मैंने कभी बुखार को चढ़ने नहीं दिया, बल्कि खुद इस पर चढ़ जाता हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है कि सुबह से तुम्हें उल्टियाँ भी आ रही हैं। ओहो, उल्टियाँ ही आती हैं ना, सीधियाँ तो नहीं आई ना। आपने देखा ही होगा, बच्चों का पेट खराब हो जाए तो इन्हें सीधियाँ आने लगती हैं, तो 2 घंटे में मुरझाए फूल की तरह हो जाते हैं। खुदा का खौफ करो इमरान, डेंगू और मलेरिया वगैरह बहुत फैले हुए हैं। अभी डॉक्टर भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, आप फिक्रमंद ना हो। बहुत सच जान हूँ, साथ जानी और ढीठ पन्ने के आलमी मुकाबले में हूँ तो ज़रूर सिल्वर मेडल के साथ जाऊँगा। जाहिर है आपके होते हुए ये भी कोई कम कारकर्दगी नहीं होगी। इसने हंसने की कोशिश की तो खांसी होने लगी। मैंने जल्लाकर फोन बंद कर दिया और जुबैर को कॉल करके कहा कि वो इसे डॉक्टर को दिखाए। अगले रोज जब मैं ड्यूटी से वापस पहुंचा और अपने होम जिम का रुख किया तो SSP जमशेद साहब का फोन आ गया। उन्होंने कहा, ताबिश मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भतीजे के लिए कल कोई अच्छी खबर हो सकता है कि इसके रिमांड में तुसी कर दीजिए। बड़ा तगड़ा वकील किया है लड़की के घर वालों ने। घर वालों से मुराद आपकी माहीन का चचा साकिब रशीद है, वो तो है ही, मगर इससे भी बढ़कर किरदार लड़की के होने वाले सुसर कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि इसका होने वाला शोहर एहतशाम और क्या नाम है इसके बाप का, वहाब कादिर, फालतू रुपया बोल रहा है ना। मैंने कहा वही बोल रहा है, और एक जगह से नहीं 2 जगह बोल रहा है। ये बाप बेटा इस तफ्तीश पर ऊपर से दबाव डलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कल से वो दोनों एक आला अफसर से भी मिले हैं। मेरा खून खोलने लगा। वो दोनों यहाँ घर आकर मुझे जो धमकी देकर गए थे, अब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा था। ये सारी ज्यादती मेरी निगाहों के सामने हो रही थी और मेरे लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा था। जमशेद साहब ने मुझे एक और इत्तला भी थी जिसने मेरे तन बदन में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि कल हशाम और इसका वालिद अपना कोई ताल्लुक इस्तेमाल करके हवालात में इमरान के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने इमरान से तल्ख कलामी की और वहाब कादिर ने इमरान को थप्पड़ भी मारा। मैं इस इतला पर हैरान रह गया। कल ही शाम को मैंने इमरान की इयादत के लिए फ़ोन किया और इसने इस तकलीफ दे वाक़े के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। जमशेद साहब ने कहा कि वो इस वाक़े के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की ठीक ठाक खबर लेंगे। मैं तैश के आलम में अपने आइंदा लाहे अमल के बारे में सोच रहा था कि हालात ने एक करवट ली और ये भी एक शश्तर कर देने वाली करवट थी। वो एक यह बस्ता रात थी। रात के खाने में मैंने चंद नवाले लेकर मुलाजमा किरण से कहा कि वो जाकर सो जाए। खुद मैं जाग रहा था। इमरान की गंभीरतर मुसीबत के बारे में सोच रहा था। मेरे फ़ोन पर कॉल के सिग्नल आए। दूसरी तरफ खुद माहीन थी। आज उसके उपटन की रस्म थी।
लिहाजा इसने कॉल करके मुझे हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल ताबिश, वो अजीब दबे दबे लहजे में बोली। बैकग्राउंड में कहीं ढोलक की आवाज़ आ रही थी। लगता था कि रस्म खत्म हो चुकी है, वैसे ही कोई इक्का दुक्का लड़कियां ढोलक बजा रही हैं। हैरियत है माही, इस वक्त कॉल कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अंकल, बहुत ज़रूरी बात है। मैं वो बात कहे बगैर नहीं रह सकती। आवाज़ में लर्जिश थी। माहिन, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अभी सो जाओ, सुबह बात कर लेना। नहीं अंकल, मुझे सुबह मौका नहीं मिलेगा, ये बहुत अहम बात है, इसका ताल्लुक मेरी पूरी लाइफ से है। प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अच्छा कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो जैसे आंसुओं का घूंट भरकर बोली, अंकल ताबिश, मियाँ बीवी का रिलेशन बहुत खलूस और मोहब्बत का होता है, लेकिन मुझे किसी वक्त लगता है कि शाम मुझ पर तरस खा रहा है। जैसे खामोशी की जुबान में मुझसे कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बदनामी को भी गले लगा रहा हूँ। तुम्हारे साथ अगवा की वारदात जुड़ी हुई है, तुम्हारा नाम टीवी और अखबारों में आ चुका है, देखो फिर भी तुम्हें वही पहले वाला मुकाम दे रहा हूँ। अंकल ताबिश, मुझे सब कुछ कबूल नहीं है। मेरे बड़ों ने मेरे लिए जो कुछ किया था वो वक्ती तौर पर मेरी डाल बन गया है, मगर इस झूठ के साथ हशाम की जिंदगी में दाखिल होना नहीं चाहती। और मैं सिर्फ हशाम की नहीं, हशाम से ज्यादा इमरान की गुनाहगार बनी हूँ। वो हालात में पड़ा है, मैं यहाँ शादियाने बजा रही हूँ। मैं इस भारी बोझ को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सब कुछ सच सच कह देना चाहती हूँ। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि उस रोज मैं अपनी मर्जी से इमरान के साथ गई थी, और ये भी कि पुलिस मैन को इमरान ने नहीं, मैंने कुछ था। वो सिस्टम से रोने लगी। महीन, ये कैसे बात कर रही हो? 4-5 दिन बाद तुम्हारी शादी है, ये शादी नहीं समझौता है अंकल, और मैं शाम से शादी की तमन्ना नहीं रखती। प्लीज आप मुझे ना रोकें, मुझे ये सच बोलने दें, फिर जो मेरी किस्मत हुई। मैं हैरान रह गया कि वो ये क्या कह रही है। मैंने कहा, माहिन तुम जज्बाती हो रही हो, ऐसे मौकों पर ऐसे रवैयों से नुकसान होता है। अभी तुम ध्यान सिर्फ इस बात पर रखो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत इसी मामले से जुड़ी हुई है। जहां तक इमरान की बात है, इसकी लड़ाई हम भी लड़े हैं और अच्छे तरीके से लड़े हैं। मखदूम वाले केस में भी इसकी जमानत हो चुकी है। जो कुछ भी है अंकल, मैं इस झूठ के साथ हशाम की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। मुझे इसका तरस नहीं, इसकी मोहब्बत दरकार है। अच्छा तुम ऐसा करो, फिलहाल सो जाओ, कल किसी वक्त मुझसे इस बारे में तसल्ली से बात करना, और देखो मुझसे पूछे बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी। मैंने इसे हत्तुल इम्कान समझाया। काल खत्म होने के बाद मैं देर तक सोचता रहा। किसी वक्त लगता कि वो शदीद उलझनों के घेरे में है, जैसे अपने आप को खुद भी समझ नहीं पा रही। मुझे इसकी हाला फौजिया की बातें याद आ रही थी, जो इसके बेहद उलझे हुए रवैये के बारे में उन्होंने मुझसे कही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जो कुछ इमरान के बारे में सोचती है खुद इसकी अपनी समझ में भी ना आ रहा हो। मेरा इरादा था कि सुबह पहले माहिन की हालात से फोन पर गुफ्तगू करूं, फिर इसे समझाऊं बुझाऊं, मगर अगले रोज जो हुआ इसने मेरा दिमाग भग से उड़ा दिया। यकीन ही नहीं हुआ कि माहिन सब मसलहतों को बालाए ताक रखकर अपने इरादे में इस हद तक आगे चली जाएगी। मैं सुबह 10-11 बजे तक इसे फोन करता रहा, मगर रब्ता नहीं हुआ। तब इंस्पेक्टर जुबैर की जुबानी मुझ पर इंकशाफ हुआ कि आज सुबह 9 बजे के लगभग माहिन एक खातून के हमारा इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई है। इसने हल्फिया तौर पर यह बयान दिया है कि 3 दिसंबर के रोज वो अपनी मर्जी से इमरान से मिलने गई थी, और वो इसके अच्छे दोस्तों में था। इसके फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में सब जानते हैं। वो पाकिस्तान से वापस जा रहा था और जाने से पहले लाहौर के काबिल-ए-दीद मकामात देखना चाह रहा था। वो इसके हमरा थी। बदकिस्मती से जब शाम के बाद इन्हें पुलिस नाके पर रोका गया तो वो ना रुकी। इस वक्त गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एक पुलिस एहलकार इतनी तेजी और गैर मुतवक्किल तौर पर सामने आया कि वो इसे बचाने के लिए कुछ न कर सकी। इसने हल्फिया ये भी कहा है कि इसका पहला बयान गलत बयानी पर मुबनी था और वो अपने ज़मीर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और मुकम्मल हकीकत बयान कर रही है। इमरान ने सिर्फ इसे बचाने के लिए खुद पर इल्जाम लिया है और वो इस मामले में कतई बेकसूर है। इंस्पेक्टर जुबैर ने मुझे बताया है कि मिस माहिन ने अपने बयान की तस्दीक में कोई सबूत वगैरह भी पेश किया है, जिसके बाद पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं सर थाम के बैठ गया। इस जज्बाती लड़की ने वो सब कर दिया था जो करने का सोच रही थी। इंस्पेक्टर जुबैर किसी खातून का भी जिक्र कर रहा था जो बयान के वक्त इसके साथ थी। मैंने जुबैर से इसके बारे में पूछा तो इसने बताया, जहां तक मुझे मालूम है खातून का नाम शाहीन है और वो गालिबन मिस माहिन की बड़ी बहन है। वो 2-3 रोज पहले ही इंग्लैंड से आई है। शाहीन वो थी जिसने मेरे बिछड़े यार इमरान दानी से टूट कर मोहब्बत की थी और इसकी जिंदगी में आने के सपने बरसों तक अपनी आंखों में सजाए थे। फिर जब वो हम सबको सोगवार छोड़कर अपनी बेमिसाल मुस्कुराहटों समेत अब्दी सफर पर रवाना हो गया तो शाहीन भी इसके यादें समेट कर किसी जानब चल निकली थी और अब मुद्दतों बाद वो फिर मंजर पर उभरी थी।